हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है, राइट। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी। ओके, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मनी के कितने टाइप्स होते हैं। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जितने भी टाइप्स की मनी एग्जिस्ट करती हैं वो सारे टाइप्स ऑफ मनी को हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में, राइट। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है इट इज़ रिगार्डिंग द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मनी क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई इकोनॉमी बिना मनी के ऑपरेट करे तो हम उसे बार्टर इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम कहते हैं। और ऐसे इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन अदर प्रॉब्लम इज़ द वैल्यूएशन प्रॉब्लम। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेपर करेंसी है या टोकन मनी है ये सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मनी क्यों है, उसके भी जो रीजन है मैंने आपको बताए थे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ मनी, राइट। तो देखिए जो पहला टाइप ऑफ मनी होता है, ठीक है, जो कि आप कह लीजिए कि पास्ट में जो किंग्स हुआ करते थे, राइट, तो उनका जो मनी सिस्टम होता था वो होता था फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब यह है कि ऑल सच मनी हुज वैल्यू एज ए मनी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज कमोडिटी। यानी कोई ऐसा मनी, ठीक है, कोई ऐसा मनी सिस्टम जहां उस मनी के ऊपर जो भी वैल्यू लिखा है यानी जो उसकी फेस वैल्यू है, अगर उसके वैल्यू या उसके फेस वैल्यू के बराबर उसके कमोडिटी की वैल्यू हो, यानी मनी जिस कमोडिटी से बनी है उस कमोडिटी की वैल्यू अगर उसके फेस वैल्यू से बराबर हो, ठीक है, तो हम ऐसे मनी को फुल बॉडीड मनी कहते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि गोल्ड कॉइन। मान लीजिए आप कोई 1500 रुपीज़ का गोल्ड कॉइन परचेस करते हैं, तो 1500 जो उस कॉइन के ऊपर लिखा है रुपीज 1500 वो उसकी फेस वैल्यू है, और गोल्ड अपने आप में एक कमोडिटी है। तो वो जो गोल्ड कॉइन है वो एज ए कमोडिटी जो उसकी वेट है और उसमें जो भी गोल्ड का आप कह लीजिए कि जो भी परसेंटेज है, तो उस कॉइन एज ए कमोडिटी की वैल्यू भी 1500 रुपये होगी, राइट। तो कोई भी मनी जिस पे जो भी वैल्यू प्रिंटेड है जिसे हम उसकी फेस वैल्यू कहते हैं, यानी किसी भी मनी का फेस वैल्यू अगर उसके कमोडिटी के वैल्यू के बराबर है तो वो फुल बॉडीड मनी कहलाता है, राइट। और ये पास्ट में देखिए जब किंग्स हुआ करते थे पास्ट में, तो जो भी गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे बेसिकली दे वर द फुल बॉडीड मनी, राइट। तो दूसरा जो मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ मनी होता है वो होता है टोकन मनी या पेपर मनी, राइट। अब आप देखिए कि टोकन मनी या पेपर मनी का क्या फीचर होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि it has all type of money, okay, whose face value is much more than its commodity value, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोकन मनी को हम कह सकते हैं कि टोकन मनी is all such type of money whose face value is much more than its value as commodity, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 500 नोट की बात करूं, राइट, अगर मैं 500 नोट की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप 500 की नोट देखें तो वो एक पेपर नोट है जिस पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहाँ पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है, और उस नोट पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम और वैल्यू ऑफ 500 रुपी, राइट। तो
जो भी 500 का नोट होता है तो उस पर जो वैल्यू लिखी है, ठीक है, जो वैल्यू लिखा है हम उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 500 नोट के ऊपर जो फेस वैल्यू लिखा है वो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू तो उसकी 500 रुपये है। पर 500 का नोट जो है वो बना है किसी पेपर से, तो अगर उस 500 के नोट को आप एज ए कमोडिटी यानी उसके जिस पेपर से बना है उस पेपर की अगर आप वैल्यू समझे तो वो हार्डली उस पेपर की जो वैल्यू होगी वो हार्डली कह सकते हैं 2 या 3 रुपए होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 500 के नोट की एज ए कमोडिटी वैल्यू 2 या 3 रुपए होगी, लेकिन उस पर जो वैल्यू रिटर्न है वो 500 रुपये है। तो जो उस नोट की वर्थ है वो 500। तो ऑल सच मनी हुज वैल्यू और वर्थ इज मोर देन इट्स वैल्यू एज कमोडिटी, ऑल सच मनी आर टोकन मनी एंड मोस्ट प्रिवलेंट एग्जाम्पल ऑफ टोकन मनी इज द पेपर करेंसी, ठीक है। तो दुनिया भर में जो भी देश हैं उनकी जो भी अपनी पेपर करेंसी है वो एक टोकन मनी है, राइट। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मनी। थर्ड टाइप ऑफ मनी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव या फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तीसरे तरह की आपको जो मनी दिख सकती है वो है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। तो जैसा इसका नाम है, देखिए कि ये फुल बॉडीड मनी तो नहीं होता है, पर ये फुल बॉडीड मनी का फीचर रखता है। यानी कि कोई भी टोकन मनी, ठीक है, कोई भी टोकन मनी या पेपर करेंसी अगर उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट, अगर बुलियन गोल्ड या सिल्वर में अगर उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट बुलियन अगर उसके इशूइंग अथॉरिटी के पास है तो ऑल सच मनी आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं all such type of money whose value is backed by equivalent value of bullion with all such type of money whose value is backed by equivalent value of bullion, okay, present with issuing authority, ठीक है। तो देखिए जो भी उस टोकन मनी, ठीक है, जो भी उस टोकन मनी या फिर पेपर मनी की इशूइंग अथॉरिटी है, यानी जो भी सेंट्रल बैंक है, अगर सेंट्रल बैंक के पास उसके जो भी उन्होंने टोकन मनी यानी जितना भी उन्होंने टोकन मनी या पेपर मनी इशू किया है, अगर उसके वैल्यू के बराबर उनके पास बुलियन है, ठीक है, तो इस तरह के मनी को हम रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी कहते हैं। और बुलियन कैन बी आइदर इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ओके, और एनी अदर प्रीशियस मेटल, ठीक है। तो कोई भी टोकन मनी या पेपर मनी अगर उसकी वैल्यू के बराबर इशूइंग अथॉरिटी के पास बुलियन है तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। यानी जो मनी होगा वो तो टोकन मनी होगा, ठीक है, जो मनी होगा वो टोकन मनी होगा, और पेपर करेंसी इज ए टाइप ऑफ टोकन मनी। तो उस पर जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू उसके कमोडिटी के वर्थ से कहीं ज़्यादा है, पर इस टोकन मनी पे जो भी फेस वैल्यू है, ठीक है, इसके फेस वैल्यू के बराबर बुलियन होगा,
विद द सेंट्रल बैंक और द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरह के जो मनी होते हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब देखिए, जब कोई भी सरकार अगर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी, अगर कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी बनाएगी तो वो अपनी मनी सिस्टम को कन्वर्टेबल मनी सिस्टम रखते हैं, क्योंकि अगर किसी सरकार को अपनी मनी सिस्टम को कन्वर्टेबल मनी सिस्टम नहीं बनाना है तो वो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी सिस्टम नहीं अपनाएंगे। तो अब हम चौथा टाइप देख लेते हैं। चौथा मनी का क्या टाइप हो सकता है, वो है कन्वर्टेबल मनी सिस्टम। कन्वर्टेबल मनी सिस्टम का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी देश की सरकार या वहाँ की जो सेंट्रल बैंक या इशूइंग अथॉरिटी है, वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी सिस्टम अपनाए हुए हैं, यानी कि जितना भी उन्होंने अपने देश के इकोनॉमी में जितना भी पेपर करेंसी या टोकन मनी इशू किया हुआ है, उसके वर्थ या उसके वैल्यू के बराबर सेंट्रल बैंक के पास बुलियन, गोल्ड या सिल्वर पड़ा है। तो ऐसे देश जो अपना मनी सिस्टम अपनाते हैं वो कन्वर्टेबल मनी सिस्टम है। यानी अगर आपको अपना टोकन मनी या पेपर करेंसी को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कराना है तो सेंट्रल बैंक इज ओबलाइज्ड टू डू सो। तो हम इसको कह सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इफ एनी इकोनॉमी हैज अडॉप्टेड कन्वर्टेबल मनी सिस्टम, अगर कोई भी देश की सरकार कन्वर्टेबल मनी सिस्टम अपनाती है, देन द इशूइंग अथॉरिटी इज ओबलाइज्ड the issuing authority is obliged to pay equivalent value, or we can say that amount of bullion to its citizen or people or to anybody, ठीक है, in exchange of पेपर मनी और कैन से पेपर करेंसी और टोकन मनी अडॉप्टेड बाय दैट गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने सारी बात लिख दी। यानी कि अगर किसी देश की सरकार ने कन्वर्टेबल मनी सिस्टम अपनाया है तो उन्होंने जो भी पेपर करेंसी या टोकन मनी अपनी इकोनॉमी में इशू कर रखा है, अगर उस इकोनॉमी में कोई भी व्यक्ति वो टोकन मनी या फिर वो करेंसी पेपर लेकर अगर इशूइंग अथॉरिटी या बैंक के पास जाता है तो इशूइंग अथॉरिटी या बैंक्स की ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस करेंसी, जितना भी उसके पास पैसा है, उस पैसे के वैल्यू के बराबर वो उसे बुलियन यानी गोल्ड या सिल्वर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ऑल सच टाइप ऑफ सिस्टम, जो भी सरकारें ऐसा सिस्टम अपनाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी अगर वो अपनाती हैं तो उनका जो मनी सिस्टम होता है वो कन्वर्टेबल मनी सिस्टम होता है। राइट, अब बात आती है कि दुनिया में आज की डेट में सारे ही देश इन कन्वर्टेबल मनी सिस्टम पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी देश की जब इकोनॉमी बड़ी हो जाती है, राइट, तो होता क्या है कि जैसे जैसे कोई देश प्रॉस्पर करता है या उसकी इकोनॉमी बड़ी होती है तो वहाँ पर उसकी जो इशूइंग अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारा टोकन मनी या पेपर करेंसी प्रिंट करते हैं। अब जो भी उनका रिजर्व मनी या प्राइमरी मनी है उसके बराबर का बुलियन गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में रखना मतलब बहुत इट्स अ वेरी हैवी टास्क। ये बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई स्पेस करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्राइमरी मनी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो रिजर्व मनी है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, वो तकरीबन 30 लाख करोड़ है। अब 30 लाख करोड़ के बराबर अगर हम गोल्ड या सिल्वर रखने जाएं तो वो बहुत स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, और ये एक तरह से उतना फिजिबल भी नहीं है, कन्वीनियंट भी नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देश की इकॉनमी रोबस्ट है तो गवर्नमेंट को ये कॉन्फिडेंस है, या गवर्नमेंट या इशूइंग अथॉरिटी उतनी ही करेंसी प्रिंट करती है जितना लगभग उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा होता है, राइट। तो अगर कोई देश या कोई इकॉनमी अपने देश में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए करेंसी प्रिंटिंग करती है तो उससे होने वाला जो भी प्राइमरी मनी है और बाद में क्रेडिट क्रिएशन की वजह से जो मनी सप्लाई बनने वाली है वो काफ़ी ऑप्टिमल रहता है, यानी वहाँ पे होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लगभग इक्वलेंट होता है। तो उससे इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ता है और फिर इकॉनमी में मनी की वैल्यू बनी रहती है, राइट। तो सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी बनाना या फिर कन्वर्टेबल मनी सिस्टम की एज सच कोई नीड नहीं होती है। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ओके, तो अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देखिए इंडिया में जो हम मनी सिस्टम अपनाते हैं वो इंडिया में यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो हमारी इशूइंग अथॉरिटी है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो है आरबीआई। तो इंडिया में हम कन्वर्टेबल मनी सिस्टम नहीं अपनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1956 ऑनवर्ड्स इंडिया में जो सिस्टम है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर हमारी जो इशूइंग अथॉरिटी है आरबीआई वो करेंसी की प्रिंटिंग कैसे करती है, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला ना कि जो हमारा प्राइमरी मनी है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी मनी है M0, ठीक है, या जो रिजर्व मनी है वो तकरीबन 30 लाख करोड़ है। और अगर कन्वर्टेबल मनी सिस्टम इंडिया की होती तो 30 लाख करोड़ के बराबर आरबीआई के पास बुलियन होता, पर ऐसा नहीं है। इंडिया जो अपना फ्रॉम 1956 ऑनवर्ड आरबीआई हैज़ एडॉप्टेड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है, ठीक है, और जो मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है वो है 200 करोड़ का, ठीक है। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ आरबीआई को गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ 85 करोड़ हैं ये आरबीआई मेंटेन करता है in terms of you can say in terms of foreign currencies, okay, foreign currencies, most important dollar, you can say that pound sterling, right, या फिर आप कह सकते हैं कि यूरो, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी, तो जो हमारा मैक्सिमम रिजर्व है फॉरेन सिक्योरिटी का वो डॉलर में है, यानी फॉरेन करेंसीज की। तो इंडिया जो है वो करेंसी प्रिंटिंग, इंडिया जो अपनी करेंसी प्रिंटिंग करती है, इंडिया अपनी करेंसी प्रिंटिंग, या हम कह सकते हैं आरबीआई जो करेंसी प्रिंटिंग करती है, आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग करती है थ्रू मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का रिजर्व, कम से कम 115 करोड़ का रिजर्व आरबीआई को गोल्ड में गोल्ड बार्स, यानी आप समझिए अगर आप आरबीआई के वॉल्ट में जाएंगे, जो उनका गोल्ड वॉल्ट होगा, वहाँ आपको 115 करोड़ वर्थ के गोल्ड बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे या गोल्ड बार मिल जाएंगे। तो आरबीआई को 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, आउट ऑफ विच 115 करोड़ मस्ट बी इन गोल्ड, रेस्ट ऑफ 85 करोड़ कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, एंड मोस्टली जो आरबीआई मेंटेन करती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर है, राइट। तो इंडिया कन्वर्टेबल मनी सिस्टम नहीं अपना, मतलब इंडिया कन्वर्टेबल मनी सिस्टम पे ऑपरेट नहीं करता है, इंडिया ऑपरेट ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और इस 200 करोड़ की बैकिंग पे आरबीआई जितना चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है।
और इस 200 करोड़ के बैकिंग, ये जो कंडीशन है गोल्ड और फॉरेन करेंसीज का, इसके बाद आरबीआई जितनी भी करेंसी प्रिंट करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, जिसको हम जीसेक कहते हैं, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनके बैकिंग पे आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकती है अगर आरबीआई चाहे तो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्टेबल मनी सिस्टम, और ये हो गया हमारे आरबीआई के मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रिगार्डिंग। अब देखिए चौथा टाइप ऑफ मनी या मनी सिस्टम क्या होता है, वो है इनकन्वर्टिबल। इनकन्वर्टिबल मनी, ठीक है, चौथा टाइप क्या हो गया, इनकन्वर्टिबल मनी, यानी कि ऐसा मनी, ठीक है, ऐसा कोई भी पेपर करेंसी, टोकन मनी या कोई भी ऐसा मनी जो कि आप इशूइंग अथॉरिटी के पास जाकर कन्वर्ट नहीं करा सकते बुलियन में, ऐसे मनी को इनकन्वर्टिबल मनी कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को इनकन्वर्टिबल मनी सिस्टम कहते हैं, राइट। यानी इनकन्वर्टिबल मनी कोई भी टोकन मनी या पेपर करेंसी हो सकता है जो कि इशूइंग अथॉरिटी ने इशू किया है, पर इशूइंग अथॉरिटी ऑब्लाइज्ड नहीं है, अगर आप वो पैसा लेकर जाते हैं तो उसके वैल्यू के बराबर वो आपको बुलियन नहीं देंगे, दे आर नॉट obliged टू डू सो। सच मनी और सच टाइप ऑफ मनी सिस्टम इज इनकन्वर्टिबल मनी सिस्टम। ठीक है, तो ये चौथा टाइप हो गया। लेट्स सी द फिफ्थ। पांचवा टाइप ऑफ मनी क्या होता है, फिएट मनी। फिएट मनी, ओके। फिएट मनी क्या होता है, देखिए अगर सरकार किसी भी चीज़ को मनी अथॉराइज कर देती है तो वो फिएट मनी होता है। यानी फिएट मनी कोई भी टोकन मनी, पेपर करेंसी या किसी भी फॉर्म में मनी हो सकती है जिसके बैकिंग में कोई बुलियन नहीं होता है, या आप ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट जिस भी मनी को एथोराइज कर दे कि अब ये इकोनॉमी में मनी का काम करेगा, वो फिएट मनी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फिएट मनी और फिएट मनी इज ऑल सच टाइप्स ऑफ मनी which are authorized by central government or the government of that country। ठीक है, तो all such type of money which are authorized by the central government or government of any country, तो गवर्नमेंट जिस भी चीज़ को मनी डिक्लेयर कर देगी, ऑथराइज कर देगी, या जिस भी चीज़ को गारंटी कर देगी कि अब ये मनी सर्व करेगा, वो ऑल सच मनी और फिएट मनी। ठीक है, यानी कि इनके बैकिंग में कोई रिजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके ये जो भी मनी होगा इसकी कमोडिटी की वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कितना भी कम हो, डज नॉट मैटर। सरकार जिस भी चीज़ को मनी गारंटी कर देगी और जिस भी चीज़ को इशूइंग अथॉरिटी या सरकार के बिहाफ पे अगर आरबीआई किसी भी चीज़ को एज ए मनी इशू कर देगी तो वो मनी कहलाएगा, एंड ऑल सच मनी और फिएट मनी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो भी टोकन मनी है, पेपर करेंसी है, कॉइन्स हैं, ये सब क्या है, फिएट मनी है, और सरकार जिस भी चीज़ को चाहे उसको पैसा बना सकती है। अगर आरबीआई कल की डेट में कोई बिटकॉइन इशू करती है तो वो फिएट मनी है। अगर मतलब आरबीआई ने आई थिंक अपना कोई बिटकॉइन इशू किया है, इंडिया का अपना बिटकॉइन, और फ्यूचर में जाके कोई भी अगर डिजिटल करेंसी और मार्केट में आता है, या गवर्नमेंट जितने भी तरह की मनी इशू कर देगी, वो सब फिएट मनी कहलाएंगे। छठे टाइप की अगर हम बात करें तो होता है कि लीगल टेंडर मनी। छठा टाइप होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी डिनाइड इन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन और
एनी पेमेंट। यानी कि अगर सरकार ने किसी मनी को एथोराइज कर रखा है, यानी अगर सरकार ने कोई मनी एथोराइज कर रखा है, तो उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उस पैसे को ले जाकर किसी भी मॉनेटरी सेटलमेंट के लिए अगर देता है, तो जो भी शॉपकीपर हैं या जिसको भी आप मॉनेटरी सेटलमेंट कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं लीगल टेंडर मनी और ऑल सच टाइप्स ऑफ मनी which are issued and guaranteed which are issued and guaranteed by government, all such type of money which are issued and guaranteed by government, okay, all such type of money which are issued and guaranteed by government that cannot be denied for any मॉनेटरी सेटलमेंट। यानी कि अगर सरकार ने किसी चीज़ को, अगर सरकार ने कोई मनी इशू कर रखा है, जो भी 1 रुपये 2 रुपये 5-10 रुपये के कॉइन्स हैं, या जो भी 50 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये के नोट हैं, राइट, तो ये जो भी हैं, ठीक है, तो जो भी कॉइन्स हैं या जो भी करेंसीज हैं जो सरकार ने इशू कर रखा है, जिसको सरकार इशू कर रही है, गारंटी कर रही है, अगर आप इन कॉइन्स या करेंसी को लेकर जाते हैं और किसी शॉपकीपर या किसी व्यक्ति से आपने कुछ परचेस किया है और उसके बदले अगर आप मॉनेटरी सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी उसको पैसे दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति वो पेमेंट लेने से इनकार नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी, आप मुझे सिर्फ 500 के नोट दोगे तभी मैं लूँगा, या आप सिर्फ मुझे 10 रुपये के सिक्के दोगे, या सिर्फ आप मुझे 100 रुपये के नोट दोगे, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदा है, अगर वो 10 लाख रुपए की है और आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्कों में 10 लाख का पेमेंट करना चाहते हैं, यानी आप उसे ट्रक भर के अगर कॉइन्स देना चाहते हैं, उसे लेना पड़ेगा। बिकॉज 1 रुपये के कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स या फिर जो 5 रुपये कॉइन्स होते हैं, ये इनकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। यानी 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन से आप जितना चाहें उतना पेमेंट कर सकते हैं। इनकी जो पेमेंट सेटलमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और कोई शॉपकीपर ये नहीं कह सकता है कि जी देखो मैं इतना सिक्का कहाँ रखूँगा, वो उसकी हेडक है, उसे कहाँ रखना है वो जाने, राइट। तो सरकार ने जिस भी पैसे को इशू किया हुआ है, आप उस पैसे का कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे आप कॉइन्स देना चाहें या करेंसी का कोई भी कॉम्बिनेशन, आप अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो अपनी प्रेफरेंस आप पे नहीं थोप सकता, और प्रेफरेंस के आधार पे आपका पेमेंट लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो ये वायलेशन होगा, आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR करें और फिर उस व्यक्ति को उस बात के लिए सज़ा हो सकती है, या फिर उसे वो मॉनेटरी जो भी सेटलमेंट है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड ही मे बी पेनलाइज्ड टू। तो वो कोर्ट जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, पेनाल्टी या व्हाटएवर फाइन, वो कोर्ट का बात है। अब देखिए कि ये जो भी लीगल टेंडर मनी होते हैं, इनकी 2 तरह की कैपेसिटी होती हैं। पहला तो होता है पहली कैपेसिटी या टाइप जो भी कह ले, पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी सरकार द्वारा इशू किया गया मनी जिसकी की पेमेंट कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है।
फॉर एग्जांपल 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन जो है, 50 पैसे कॉइन से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, अब तो 50 पैसा कॉइन अब तो आप कह लीजिए कि ऑपरेशन में ही नहीं है, लेकिन 50 पैसा कॉइन जब ऑपरेशन में था तो वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी था। यानी अगर आप 50 पैसे से पास्ट में अगर कोई पेमेंट करना चाहते तो आप मैक्सिमम 10 रुपये तक का पेमेंट कर सकते थे, मैक्सिमम 10 रुपीज़। 10 रुपये से ज़्यादा अगर आप 50 पैसा कॉइन में करना चाह रहे थे शॉपकीपर डिनाई कर सकता था, बिकॉज 50 पैसा से जो मैक्सिमम पेमेंट अलाउ थी वो 10 रुपये थी। तो 50 पैसा क्या था, एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। और आरबीआई ने रिसेंटली जो कैश पेमेंट है इसको भी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की कैपेसिटी में रख दिया है। यानी अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं और अगर आप किसी शॉपकीपर को कैश पेमेंट करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कैश में किसी शॉपकीपर को या किसी व्यक्ति को 2 लाख तक का पेमेंट कर रहे हैं तो अगर वो ले रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो डिनाई कर सकता है, ठीक है। वो ये कह सकता है कि भाई 2 लाख तक तो मैं कैश पेमेंट लूँगा, लेकिन 2 लाख के ऊपर जो भी पेमेंट है आप मुझे वो ऑनलाइन मतलब चेक लिख के दे दो या डिमांड ड्राफ्ट दे दो या फिर आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर दो, जो भी है RTGS NEFT व्हाटएवर। तो 2 लाख तक कैश पेमेंट जो है ये कोई भी शॉपकीपर डिनाई नहीं कर सकता, पर 2 लाख के ऊपर का कैश पेमेंट वो लेने से डिनाई कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट की भी जो कैपेसिटी है वो है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है ये। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, देखिए जो भी 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के नोट हैं, इनकी जो कैपेसिटी है वो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यानी आप इनसे जितना चाहे उतना पेमेंट, इन पे कोई सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉपकीपर 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट लेने से मना करता है तो आप उसको फिर उसके ऊपर FIR नहीं कर सकते या उसके ऊपर कोई लीगल मतलब कोई लॉ के वायलेशन के तहत आप उसके ऊपर कोई चार्जेस प्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो बात हो गई। और देखिए, और RBI ने ये जो मैक्सिमम कैश पेमेंट है इसको 2 लाख तक इसलिए कर दिया क्योंकि और ये रिसेंटली हुआ है और इसके करने के पीछे यही था टू चेक द ब्लैक मनी। तो जो लोग ब्लैक मनी यानी जो भी लोग टैक्स की चोरी करते थे या जो भी लोग करप्शन के थ्रू पैसे कमाते थे तो वो लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस करते थे कैश पेमेंट में। तो RBI ने रिसेंटली ये कर दिया कि कोई भी शॉप हो, कोई भी रजिस्टर्ड शॉप या कोई भी हो, वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं लेगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट लेता है देन इट विल बी मॉनिटर्ड, राइट, सो दैट टू चेक द ब्लैक मनी। अब देखिए अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो जो 1 रुपये कॉइन होता है, 1 रुपये कॉइन की भी कैपेसिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। 2 रुपये कॉइन भी, यानी कि अगर आप 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये, अगर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या फिर आप 10 रुपये से, ठीक है, तो 1 रुपये के कॉइन, 2, 5 या 10 रुपये के कॉइन से आप किसी भी व्यक्ति को कितना भी पेमेंट करना चाहें तो उसे वो पेमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लीगल टेंडर मनी। तो 50 पैसा एक ऐसा कॉइन है या मनी है जो कि जिसकी की कैपेसिटी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी थी। अदरवाइज जो कैश पेमेंट है या फिर जो अदर कॉइन्स हैं उनकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। बट इन ऑर्डर टू चेक द ब्लैक मनी और unaccounted money transactions, RBI has like fixed that any shop can deny the cash transaction more than 2 lakh. अब देखिए तो ये कौन सा टाइप था,
this was number okay, this was number 6, right? This was number 6. So let's see the number 7. I think this must be number 7. Okay, let me check. Number 4. Okay, number 4 has been repeated 2 times. 5, 6. So alright, let's take the 7. 7 type of money is non-legal tender money. Non-legal tender money. नॉन लीगल टेंडर मनी, या इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल मनी। अब देखिए नॉन लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब है, ठीक है। कोई भी पैसा, मान लीजिए कोई भी ऐसा मनी जिसको किसी देश की सरकार ने ना इशू किया हो ना गारंटी किया हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, ठीक है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन को ना तो आरबीआई ने इशू किया है ना, और आरबीआई जो भी मनी इशू करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है। तो बिटकॉइन हमारे देश की सरकार ने इशू नहीं किया, ना ही मतलब हमारी देश की सरकार ने इशू नहीं किया, या फिर कह लीजिए आरबीआई ने इशू नहीं किया। तो बिटकॉइन क्या है, ये एक ऐसा मनी है जिसको हमारी देश की सरकार कोई भी गारंटी नहीं प्रोवाइड करती है। तो अगर आप बिटकॉइन ले जाकर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति पेमेंट लेने से मना कर सकता है, बिकॉज बिटकॉइन के पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। तो हम बिटकॉइन को बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। बिटकॉइन के अलावा कोई भी और अगर क्रिप्टो करेंसी है, कोई और भी अगर क्रिप्टो करेंसी है तो उसको हमारी सरकार की गारंटी नहीं है। इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, अगर इनमें से किसी चीज़ से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन को लेने से मना कर सकता है पेमेंट से, बिकॉज इनको कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है हमारे देश की। तो इसीलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जो भी ऑल टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दे आर नॉन लीगल टेंडर मनी, और यू कैन से दैट ऑप्शनल मनी, ठीक है। तो ये तो हमारे टाइप 8 हो गए थे। टाइप नंबर 9 देख लेते हैं। टाइप नंबर 9 जो होता है वो होता है नियर मनी। नियर मनी मतलब कोई भी ऐसा मनी का फॉर्म जो हाईली लिक्विड है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि वो टोकन, वो करेंसी पेपर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम कह सकते हैं चेक। चेक क्या है, अगर आपको किसी व्यक्ति ने चेक काटा है तो अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो आप वो चेक लेकर जाएंगे और आपको कुछ घंटों के अंदर उस चेक के बदले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। पर अगर जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे हैं तो चेक बाउंस कर जाएगा। यानी जो चेक है ये एक मनी है, पर ये 100% लिक्विड नहीं है, इट इज़ हाईली लिक्विड। पर अगर ये 100% लिक्विड होता तो बाउंस की कोई कंडीशन नहीं होती। यानी चेक एक टाइप ऑफ मनी है, ओके, विच इज़ हाईली लिक्विड बट नॉट 100% लिक्विड, राइट। तो चेक को हम नियर मनी कहते हैं। इसी तरह से डिमांड ड्राफ्ट जो है आप उसको कह सकते हैं इट इज़ मोर लिक्विड देन चेक, ठीक है। और जो भी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, ठीक है, तो शेयर्स भी अगर मान लीजिए आपको वीकेंड पे बेचने हैं, ठीक है, तो आप शेयर्स को तभी बेच सकते, शेयर मार्केट ओपन होगा, यानी वीकेंड पे अगर शेयर मार्केट बंद है तो आपको फिर वर्किंग डेज का वेट करना होगा। तो शेयर्स भी हाईली लिक्विड होते हैं, लेकिन जब आप इनको बेचेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा जिससे कि आप कुछ परचेस कर सकते हैं। तो शेयर्स भी हाईली लिक्विड होते हैं बट नॉट 100% लिक्विड। उसी तरह से आपके पास अगर किसी कॉरपोरेट कोई भी कंपनी है, कॉरपोरेट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो भी हाईली लिक्विड है, लेकिन वो 100% लिक्विड नहीं है, बिकॉज इस बॉन्ड के मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, या आप अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो जो भी पेनल्टीज लगनी हो उसके बाद जो भी आपको पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि चेक, शेयर्स, बॉन्ड, इनसे जो पैसा मिलता है वो कुछ समय के बाद मिलता है। इट हैज़ सम टाइम लैग एंड सर्टेन कंडीशंस, तो दे आर हाईली लिक्विड बट नॉट 100% लिक्विड लाइक पेपर करेंसी। उसी तरह से
अगर हम 10वें टाइप की बात कर ले तो होता है प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी मतलब कोई भी ऐसा मनी, ठीक है, लाइक जो कि आप प्लास्टिक कार्ड के फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, लाइक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर आप किसी मॉल में कहीं भी हैं, अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी सेटलमेंट तो डेबिट कार्ड से हो रहा है, यानी डेबिट कार्ड जो है वो आपके लिए एक तरह से मनी का ही काम कर रहा है, राइट, बिकॉज उसके थ्रू ही मॉनेटरी सेटलमेंट हो रहा है, राइट। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है इनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार हम रिकैप करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मनी। पहला जो टाइप होता है जो कि पास्ट में बहुत प्रेवलेंट था वो था फुल बॉडीड मनी, जहाँ पे किंग्स गोल्ड या सिल्वर कॉइन इशू करते थे या उनको एथोराइज करते थे एज ए मनी, और उन गोल्ड या सिल्वर कॉइन पे जो वैल्यू प्रिंटेड होती थी वो उस कमोडिटी के वैल्यू के बराबर हुआ करती थी, राइट। या कोई भी ऐसा मनी जिसकी फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू के बराबर उसके कमोडिटी की वैल्यू हो तो वो फुल बॉडीड मनी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ मनी इज द टोकन मनी और पेपर करेंसी और पेपर मनी। यहाँ पर क्या होता है कि जो टोकन मनी या पेपर करेंसी या पेपर मनी है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो फेस वैल्यू होती है, इसके कमोडिटी वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती है, राइट। फिर उसके बाद हमने तीसरा देखा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ओके, जहाँ हमने ये पढ़ा कि ऐसे वो सारे मनी, ठीक है, जिनके वर्थ के बराबर जो भी इशूइंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट है उसके पास उसके वर्थ के बराबर का बुलियन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फिर हमने कन्वर्टेबल मनी सिस्टम देखा, राइट। और अगर कोई देश रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी रखता है तो उसका जो मनी सिस्टम होगा वो कन्वर्टेबल मनी सिस्टम होगा। फिर हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम देखा जिसके तहत आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग करती है, और फिर क्या कंडीशंस हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर, वो है 200 करोड़, जिसमें से आरबीआई को 115 करोड़ गोल्ड रखना होता है, 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज। इसके अलावा जो भी करेंसी प्रिंट करनी है वो जीसैक पे होती है, जितना चाहे उतना प्रिंट कर दे ऑन द बैकिंग ऑफ जीसैक। इनकन्वर्टेबल मनी का मतलब है कोई भी मनी जिसके बदले आपको कोई बुलियन नहीं मिलेगा। फिएट मनी कोई भी मनी जिसे सरकार एथोराइज कर दे, गारंटी कर दे, वो फिएट मनी कहलाएगा, या वो सारे मनी फिएट मनी कहलाते हैं। लीगल टेंडर मनी वो सारे मनी होते हैं जिनको सरकार ने गारंटी किया हुआ है, अगर आप उनसे पेमेंट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस देश के अंदर पेमेंट के लिए डिनाई नहीं कर सकता। 50 पैसा का लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, बाकी सबका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अगर नॉन लीगल टेंडर मनी का बात करें तो वो सारे पैसे या वो सारे मनी टाइप्स जिनका कि हमारे देश में कोई लीगल बैकिंग नहीं है सरकार द्वारा, लाइक बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। नियर मनी वो सारे मनी जो हाईली लिक्विड होते हैं पर 100% लिक्विड नहीं है, यानी अगर हमें उन्हें यूज करना है तो उनसे हमें कैश चाहिए, राइट, बिकॉज करेंसी पेपर आर दे 100% लिक्विड मनी, राइट। तो चेक, शेयर्स, बॉन्ड ये लोग हाईली लिक्विड है बट नॉट, बिकॉज चेक बाउंस हो सकता है। लाइक शेयर्स आपको छुट्टी पे आप शेयर्स को नहीं बेच सकते, उससे पैसे नहीं निकाल सकते। बॉन्ड की भी कुछ मैच्योरिटी पीरियड होती है, राइट। और फिर प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि कितनी तरह के बैंक अकाउंट्स होती हैं, और जो भी बैंक अकाउंट्स होती हैं, ठीक है, उन पे बैंकों की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो जो भी बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके फीचर्स हम समझेंगे, और जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, और उन लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे कितनी तरह के डिपॉजिट होते हैं, लाइक डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।